बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री को डिस्कस करने से पहले इसके इंस्ट्रूमेंट से हम इसके थोड़े से बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी सैंपल होगा, यहाँ हमने वेपोराइज सैंपल लिखा है इसीलिए क्योंकि अगर हमारा सैंपल गैस फेस में होता है तो हमें आसानी हो जाती है उसको डिटेक्ट करने की। हम लिक्विड और सॉलिड सैंपल को भी यूज़ कर सकते हैं। उस केस में हमारे लिए आयनाइजेशन की टेक्निक्स में कुछ डिफरेंस आ जाता है जिसे हम आगे चल के डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जब हमारा सैंपल हम इनलेट से एंटर करवाते हैं तो वो आयनाइजेशन चैम्बर में जाता है। आयनाइजेशन चैम्बर का मकसद होता है कि हमारे सैंपल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया जाए। सैंपल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया जाए ताकि वो कैटाइन की फॉर्म में आ जाए। जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सैंपल के ऊपर और वो कैटाइन की शक्ल ले लेता है, उसे एक्सेलरेशन प्लेट से गुजरवाया जाता है, जो कि एक स्लिट्स होती हैं जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और सैंपल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो आखिरी स्लिट नेगेटिवली चार्ज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है और वहाँ से एक्सेलरेट होता हुआ आगे की तरफ मूव करता है। इसके दरमियान में हम चाहें तो वेलोसिटी सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि सैंपल तेज़ी से डिटेक्टर की तरफ मूव ना करे बल्कि आराम आराम से एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के थ्रू मूव करे। हमारे पास मेन मकसद डिफ्लेक्शन का होता है। एक्सेलरेशन के बाद जो मेन पर्पस आता है वो डिफ्लेक्शन का आता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मैग्नेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इन मैग्नेट्स का काम ये होता है कि ये सैंपल को उसके मास टू चार्ज रेशियो के हिसाब से डिफ्लेक्ट कराता है। जिस सैंपल का मास कम होता है वो सैंपल जल्दी डिफ्लेक्ट कर जाता है और डिटेक्टर के पास जल्दी पहुंचता है। जिस सैंपल का मास ज़्यादा होता है वो देर से पहुंचता है। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स को देखते हैं। पहले फ़िलहाल के एतबार से हम एक कॉमन सी एग्जांपल देख लेते हैं कि मीथेन में हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है 16 और इथेन में हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है 30। तो जब मीथेन आयनाइजेशन चैम्बर में जाएगा तो इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनेंगे एज़ कम्पेयर टू इथेन के, जैसे कि CH3 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, CH पॉजिटिव एंड C पॉजिटिव, जबकि इथेन के इसकी निस्बत डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनेंगे। अब जब ये दोनों सैंपल्स यहाँ से गुजर रहे होंगे तो इनकी नेचर ऑफ में क्या डिफरेंस आएगा कि जो CH4 है जब ये आयनाइजेशन से होता हुआ एक्सेलरेशन से होता हुआ डिफ्लेक्शन की तरफ जाएगा तो ये एज़ कम्पेयर कम वक्त लेगा इथेन के और जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएगा और जल्दी डिफ्लेक्ट होकर हमारे पास जल्दी डिटेक्टर तक पहुँचेगा एज़ कम्पेयर इथेन के। अगर इसके इटसेल्फ अंदर बात की जाए इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स की तो CH3 पॉजिटिव, C पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव में सबसे पहले C पॉजिटिव पहुंचेगा डिटेक्टर तक, फिर CH2 पॉजिटिव, फिर CH3 पॉजिटिव, फिर CH4 पॉजिटिव और हमें एक मास स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करवा देगा। जब हम मास स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, उसमें हम इसको अगेन एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम बेसिक्स को देख रहे हैं इसकी। तो मास स्पेक्ट्रम हम कहते हैं ये एक ऐसा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये एक ऐसी एनालिटिकल मेथड है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसा एनालिटिकल मेथड है जिसके अंदर हम सैंपल को आयनाइज करते हैं और फिर उसको आइसोलेट करते हैं इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली। किसकी बेसिस पे? मास टू चार्ज रेशो की बेसिस पे, ताकि डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर सके, हमें मैसेस के बारे में बता सके सैंपल के और उसकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में भी बता सके। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा, आयंस को सॉर्ट करेगा और सेपरेट करेगा इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ मैसेस। इंस्ट्रूमेंट में मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इनलेट सिस्टम, आयन सोर्स मौजूद होना ज़रूरी है, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम मौजूद होना ज़रूरी है और आयन सेपरेटर होना ज़रूरी है। हमारे पास डिटेक्टर एंड रीड आउट सिस्टम भी होना ज़रूरी है ताकि हम मास स्पेक्ट्रम ले सकें। मास स्पेक्ट्रोमेट्री किन किन जगहों पर ज़्यादातर यूज़ की जा सकती है? ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ की जा सकती है, बायोकेमिस्ट्री में यूज़ की जा सकती है, क्लिनिकल केमिस्ट्री में, एनवायरमेंटल साइंसेज में, एग्रीकल्चर में, जियोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोसेसेस में भी। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर हमारे पास
दो तरह के आयंस बनते हैं जब आयनाइजेशन होती है, मॉलिक्यूलर आयन और फ्रेगमेंट आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? जब मॉलिक्यूल को बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है और एनर्जी कम रखी जाती है। फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जब मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बार्ड होती है तो जो आयन रिमूव होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर आयन बनता है, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। इसकी निस्बत जब हमारे पास मॉलिक्यूल के ऊपर बम्बार्ड कराई जाती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से, तो मॉलिक्यूलर आयन जो बनता है वो स्टेबल नहीं रहता और मज़ीद ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी, और वो स्मॉलर आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे पास कहलाता है फ्रेगमेंट आयंस, और हम उसे डॉटर आयंस भी कह सकते हैं। यानी कम एनर्जी यूज़ करने से मॉलिक्यूलर आयन बनेगा और ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने से फ्रेगमेंट आयंस बन जाते हैं। क्या हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर नेगेटिव आयंस भी प्रोड्यूस होते हैं? जी बिल्कुल। जब हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं तो हमारे पास ये चांसेस भी होते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस हों, लेकिन वो पॉजिटिव की निस्बत कम होते हैं और उनके लिए हमें पोटेंशियल देखना पड़ता है और उसके लिए सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं जो हम प्रेफर नहीं करते ज़्यादातर। अब हम क्या समझें कि मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ आयन, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके हम आयंस बना रहे हैं, केटाइंस बना रहे हैं। उन आयंस की एक्सेलरेशन करवा रहे हैं, उनको डिफ्लेक्ट करा रहे हैं और डिटेक्ट करवा रहे हैं और फिर उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम फोटोग्राफिक प्लेट्स को यूज़ करें ताकि हम मैसेज को ऑफ मास स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड कर सकें, वो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाएगा। जबकि अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ आयंस को कलेक्ट कर रहे हों और आयनिक करंट की बेसिस पे उनके मैसेज को मेजर कर रहे हों तो वो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर कहलाएगा। हमने स्टार्टिंग के इंस्ट्रूमेंट में लिखा था वेपोराइज सैंपल, जिससे हम ये शो कर रहे थे कि सैंपल को गैस फॉर्म में होना ज़रूरी था। हम सैंपल गैस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आयनाइजेशन से पहले हम उसको हीट करके गैस फॉर्म में लाना बेहतर समझते हैं ताकि हम मास स्पेक्ट्रम्स को ऑब्टेन कर सकें। आयनाइजेशन सैंपल जब हमारे पास अगर गैस के अलावा किसी और फॉर्म में यानी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो तो उसके लिए हम डिफरेंट आयनाइजेशन मेथड्स यूज़ करते हैं। अगर सैंपल सॉलिड फॉर्म में है तो हम आयनाइजेशन मेथड जैसे कि फील्ड डिसॉर्प्शन, प्लाज्मा डिसॉर्प्शन, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट और सेकेंडरी आयन मेथड को यूज़ करते हैं। अगर सैंपल सॉल्यूशन फॉर्म में है तो फिर उस सूरत हाल में हम माल्डी यानी मैट्रिक असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो स्प्रे यूज़ कर सकते हैं और एटॉमिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन के मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सैंपल गैस फॉर्म में है तो हम इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, फोटो आयनाइजेशन, केमिकल आयनाइजेशन एटसेट्रा जैसे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम आयनाइजेशन मेथड्स और इसके डिटेक्टर्स यानी कि एनालाइजर्स, ये एनालाइजर्स में हमारे पास क्वाड्रोपोल एनालाइज़र, टॉफ एनालाइज़र यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, लीनियर, और हमारे पास डिफरेंट मास एनालाइजर्स होते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि कवर करें। अच्छा जी, हमारे पास जो सैंपल क्वांटिटी होती है वो 1 माइक्रोमोल की हम यूज़ करते हैं। हमें इसमें हाई वैक्यूम क्यों ज़रूरत होती है मास स्पेक्ट्रम में? इसलिए ज़रूरत होती है कि अगर हम इसको हाई वैक्यूम नहीं देंगे तो हमारे पास लॉस ऑफ आयन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करना शुरू कर देंगे और वो डिटेक्टर तक उस वक्त पर जब उन्हें वहाँ होना चाहिए नहीं मौजूद होंगे, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम में हमारे पास लॉस ऑफ आयंस हो जाएंगे। हम मास स्पेक्ट्रोमीटर की बजाय मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की टर्म क्यों नहीं यूज़ करते? इसलिए कि जब हम फोटोमीटर का वर्ड यूज़ करते हैं वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन विद मैटर के साथ करते हैं, जिसमें हमारा सैंपल जो है वो एक्साइट और डी एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस या गेन करने की सूरत हाल में। लेकिन इसमें हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होती है और हमारे सैंपल को कैटायनिक फॉर्म में या एनायनिक फॉर्म में लाने की कोशिश होती है और फिर उसको एक्सेलरेशन और डिफ्लेक्शन से गुजार के डिटेक्टर तक पहुंचाना होता है।
इससे ये साबित होता है कि हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री में कोई किसी किस्म की रेडिएशन हम यूज़ नहीं करते। यूवी, आईआर, एनएमआर, कोई किसी किस्म की रेडिएशन हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज़ नहीं करते। अभी हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री की। ये मॉलिक्यूलर मास को डिटरमिन करने के लिए, फॉर्मूला को डिटरमिन करने के लिए, स्ट्रक्चर को, मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स, रिएक्शन मैकेनिज्म्स की स्टडी, सिस ट्रांस आइसोमर्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अननोन कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स, अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस एंड डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, ड्रग मेटाबॉलिसिस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आईआर, यूवी, एनएमआर, इन सब इंस्ट्रूमेंटेशन से बेहतर मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों है? दो वजूहात, बल्कि इससे भी ज़्यादा। एक तो ये कि हमें इसमें सबसे कम सैंपल की क्वांटिटी चाहिए होती है। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है कि ये ज़ेप्टोमोलर यानी 10⁻⁻21 की लेवल तक आपको सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है। और हमारे पास, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं वो यूवी, आईआर, एनएमआर इसमें उस तरह से डिटेक्ट नहीं हो पाते जितना बेहतर हम उसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा हम इसको हम टेंडम के थ्रू करते हैं, यानी एमएस जो हमारे पास बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं। इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम हाइफिनेशन में भी बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम एक तरफ फॉर एग्जांपल एलसी कर रहे हैं, यानी कि सेपरेशन की टेक्निक है, और हम उस जो हमारा एफ्लुएंट आ रहा है जब हम उसे मास के अंदर ले जा रहे हैं विद एन इंटरफेस, कोई भी आयनाइजेशन इंटरफेस एज अ यूज़ कर सकते हैं हम उसमें। ESI MS हम यूज़ करते हैं एलसी के केस में। और उसमें क्या होता है कि जब हमारा सैंपल हाइफिनेशन में LC ESI MS को फॉलो करता है तो सेपरेशन ऑफ सैंपल के बाद डिटेक्शन उसके साथ ही हो जाती है और हमारे पास एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है कि सैंपल के अंदर क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, क्या स्ट्रक्चर था उसका। और इसके अलावा हम GC और कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ कपल कर सकते हैं। ये बहुत आसान इंस्ट्रूमेंट है किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कपल करने के लिए, और बेहतर और सेंसिटिव रिजल्ट्स देता है, इसीलिए इसकी डिमांड भी ज़्यादा है और इसे यूज़ भी ज़्यादा किया जाता है। इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी आयनाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स को और एनालाइजर्स यानी कि डिफ्लेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करें, और उससे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश होगी कि हम मास इंटरप्रिटेशन करें। अस्सलाम वालेकुम।